गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था, आई होप आप सब ने अच्छे से पढ़ा होगा, उसे समझा होगा क्या था वो, और उसे कॉपी पे नोट जरूर कर लेना, ठीक है जी। चलें जी, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में 6 पॉइंट पढ़े थे, ये एक बार फटाफट से देख लेते हैं। प्रोप्राइटर कौन होता था? मालिक, जो कंपनी का मालिक है। कैपिटल क्या होती थी? जो पैसे ऑनर बिजनेस के अंदर लगाता था, ठीक है। गुड्स, जिस चीज में भी हम डील करते हैं उसे क्या बोलते हैं? गुड्स। ड्राइंग, जब मालिक, बिजनेस का मालिक बिजनेस में से पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग। परचेज, परचेज क्या होता है? गुड्स को खरीदना। सेल क्या होता है? गुड्स को बेचना, ठीक है जी। यहां तक समझ आ गया था हमें। अब थोड़ा सा इससे आगे की बात करते हैं जी, ठीक है जी। 6 पॉइंट तो कर लिए थे हमने, ये रहेगा आपका लेक्चर नंबर 2, ठीक है जी। चलिए जी, 6 पॉइंट के बाद 7th नंबर पे पॉइंट है हमारे पास। उस पॉइंट का नाम है परचेज, परचेज रिटर्न। क्या नाम है? परचेज रिटर्न। सर, ये जो परचेज रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? देखो जी, गुड्स अर्लियर परचेज्ड नाउ रिटर्न बैक टू supplier due to any reason। अब इसका मतलब समझो। सर, परचेज रिटर्न नाम से क्लियर है। परचेज मतलब गुड्स को खरीदना, रिटर्न मतलब क्या होता है? उस सामान को वापस कर देना। सर, गुड्स मैंने खरीदा, गुड्स अर्लियर परचेज्ड, पहले तो खरीदा मैंने, नाउ रिटर्न, अब क्या कर रहा हूं? वापस कर रहा हूं। बैक टू सप्लायर, जिससे खरीदा था उसी को वापस कर रहा हूं। ड्यू टू एनी रीजन। फॉर एग्जांपल, हमने एक जीन्स खरीदी, घर आए, उस जीन्स में कुछ डिफेक्टिव था, खराब थी या कहीं से कटी फटी थी, तो हम उसे क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। खरीदा तो परचेज, वापस करने गए तो वही परचेज रिटर्न। बिजनेस में ऐसा बहुत सा सामान आ जाता है, सर मैंने ज्यादा सामान मंगवाया था, ज्यादा भेज दिया उन्होंने, फालतू वाला वापस कर दो। सर, मैंने 2 किलो सामान मंगवाया था, उन्होंने 3 किलो भेज दिया, 1 किलो वापस कर दो। सर, जो सामान आया उसकी क्वालिटी वो नहीं है जो मुझे चाहिए, तो सामान वापस कर दो। सर, जो सामान आया वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जो उसकी एक्सपायरी डेट है, वो जा चुकी है, तो वापस कर दो। बहुत से इश्यूज हो सकते हैं जिस वजह से हम सामान खरीदते हैं और हम वो सामान वापस कर देते हैं। मैंने इश्यूज की कोई बात ही नहीं करी, मैंने क्या बोला है? एनी रीजन, रीजन कोई भी रहा हो, खरीद कर बस सामान का अगर आपने वापस, उसे क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न, ठीक है जी। चलते हैं आगे। 8 सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है? गुड्स earlier sold now return back to us due to any reason। सेम उसी ट्रैक पे। सर, सेल का मतलब क्या होता था? सेल मतलब होता है सामान को बेचना, गुड्स को बेचना। मैंने सामान बेचा, उस कस्टमर को सामान पसंद नहीं आया तो वापस करेगा, उसे क्या बोलेंगे? सेल रिटर्न। उसके पास क्वालिटी ज्यादा चलेगी, है जो क्वालिटी मुझे उसे देनी थी वो नहीं दे पाया, जो सामान था वो डिफेक्टिव था, जो सामान था उसका वो आपका एक्सपायरी था। तो सर, बहुत से रीजन हो सकते हैं जिस वजह से वो बंदा मेरे को सामान वापस करेगा। तो सर, दोनों बिल्कुल सेम है। परचेज रिटर्न, सामान खरीदा मैंने, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उसे वापस कर दिया सप्लायर को। सेल रिटर्न, सामान मैंने बेचा, उन्हें पसंद नहीं आया तो वो सामान को क्या करेंगे? मेरा वापस कर देंगे, उसे क्या बोलते हैं? सेल रिटर्न। सर, 7th और 8th पॉइंट में हमने 2 रिटर्न पढ़ी, उन दोनों रिटर्न को एक बार फटाफट से आपके सामने एनालाइज कर दूं। सर, रिटर्न 2 तरह की होती है, पहली और दूसरी। पहले रिटर्न का नाम आपने क्या पढ़ा था? एक रिटर्न थी सेल रिटर्न और एक रिटर्न है परचेज रिटर्न।
अब समझिएगा, ये बात मैंने इसलिए बताई आपको क्योंकि सेल रिटर्न का एक नाम और भी होता है, उसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, और परचेज रिटर्न का एक नाम और भी होता है, उसे बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। अब ध्यान से सुनना सर, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड में देखो जी कॉमन क्या है सर, फर्क जो है वो सिर्फ किस में है, इन और आउट, यहीं से पता लगाना अपने को, बाकी तो सेम है। देखो रिटर्न इधर भी है, रिटर्न इधर भी है, वार्ड इधर भी है, वार्ड इधर भी है, तो डिफरेंस जो है वो सिर्फ इन और आउट का है। अब सुनो, इन का मतलब क्या होता है, सामान आना। सर पहले बेचा था, सेल, वही सामान क्या आ रहा है, वापिस, इससे पता लगता है कि वो सेल रिटर्न है। आउट का मतलब क्या होता है, सामान जाना, पहले खरीदा था, परचेस, अब वही सामान वापस जा रहा है। आउट मतलब निकल रहा है बाहर, जो खरीदा हुआ माल वापस जा रहा है, दैट इज परचेज रिटर्न। तो ये याद रखना होगा, सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड, और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। काम आएगा आगे, इसको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं सर। 8th के बाद आता है पॉइंट हमारे पास 9th। सर जो 9th पॉइंट है, 9th पॉइंट में हमारे पास एक वर्ड आएगा जो हमने पढ़ा अभी, सेल पढ़ी हमने, और एक वर्ड हमने पढ़ा अभी परचेज। सेल और परचेज, सेल मतलब गुड्स को बेचना, सेल और परचेज मतलब गुड्स को खरीदना। सर ये जो सेल और परचेज है ये दो तरह की हो सकती है, सॉरी, ये जो सेल और परचेज है दो तरह की हो सकती है। 1 सेकेंड सर, पहली कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है कैश, और सर सेकंड कौन सी हो सकती है, क्रेडिट। सर कैश का मतलब क्या होता है, नगद, साथ के साथ सामान खरीदा, साथ के साथ पैसे दिए, सामान बेचा, साथ के साथ पैसे लिए। क्रेडिट का मतलब क्या होता है सर, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, सामान खरीदा पैसे बाद में देंगे, सामान बेचा पैसे बाद में देंगे, तो पैसे बाद में लेंगे, तो सर उधार होगा तो क्रेडिट, कैश होगा तो नगद। ठीक है, तो दो तरह की सेल परचेज होती है, नगद भी और उधार भी। ठीक है जी, अब जो पॉइंट बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। उसका नाम है डेटर। पहली बात, इसको स्पेलिंग के हिसाब से ये डेब्टर है, बट याद रखिएगा बी जो है इसमें वो साइलेंट है, आपने इसे डेब्टर नहीं पढ़ना, हमने इसको क्या पढ़ना है, डेटर। क्या पढ़ना है, डेटर, बी साइलेंट है, याद रखना। तो डेटर कौन होता है सर, ध्यान से सुनिएगा जी। एनी पर्सन फ्रॉम whom amount is receivable। कोई भी पार्टी, कोई भी बंदा जिससे मुझे पैसे लेने हैं। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, जिससे मुझे पैसे लेने हैं। क्या होता है, जिससे मुझे पैसे लेने हैं। तो कोई भी बंदा जिससे मुझे पैसे लेने हैं उसे क्या बोलते हैं, डेटर। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखिए इसका जी, गुड्स सोल्ड ₹10,000 टू राम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, उधार में सामान बेचा है हमने किसको, राम को। राम हमें पैसे अभी नहीं देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे देगा ही नहीं, वो देगा पैसे लेकिन अभी नहीं देगा, बाद में देगा। तो हमने किससे पैसे लेने हैं, राम से। तो राम से जिस बंदे से मुझे पैसे लेने हैं वो बंदा कौन है मेरे लिए, डेटर है। तो ये याद रखना, इस एग्जाम्पल में राम इज अवर डेटर। तो इस एग्जांपल में राम क्या है, हमारा डेटर बन जाएगा, क्योंकि मैंने उससे पैसे लेने हैं। सर आपने उससे पैसे क्यों लेने हैं, क्योंकि मैंने उसको उधार में सामान बेचा है, इसलिए मुझे उससे पैसे लेने हैं, इसलिए वो क्या बन जाएगा, मेरा डेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। ठीक है सर, आगे चले। 11, डेटर का बिल्कुल उल्टा है। तो आप इस पॉइंट को इतना याद रखना, डेटर का मतलब क्या होता है, कोई भी बंदा जिससे हमने पैसे लेने हैं। समझने के लिए बस इतना याद रखना, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, अगला पॉइंट है हमारे पास 11वें नंबर पे, क्रेडिटर। क्या है, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या है जी, सुनो जी।
सर क्रेडिटर क्या होते हैं? एनी पर्सन टू whom अमाउंट इज पेबल। कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टी जिसको हमने पैसे देने हैं, जिसको हमने पैसे देने हैं, पैसे देने, सिंपल मीनिंग में तो ये है, जिसको हमने पैसे देने हैं। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट ₹5,000। मैंने उधार में सामान खरीदा है। किससे खरीदा है? रवि से। पैसे दिए नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी कि देने भी नहीं है। अरे यार, आज उधार में खरीदा है ना, कल परसों चौथे 5 दिन बाद 10 दिन बाद तो देने ही पड़ेंगे ना। तो जिस भी बंदे को मैंने पैसे देने हैं, जिस भी बंदे को मैंने पैसे देने हैं, उस बंदे को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। तो इस एग्जांपल में रवि इज अवर क्रेडिटर। तो इस एग्जांपल में रवि क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि हमने उस रवि को पैसे देने हैं। तो याद रखना, जिससे पैसा लेना है वो डेटर है, जिसको पैसे देने हैं वो क्रेडिटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों ही। ठीक है, चलें सर आगे चलते हैं। डेटर, क्रेडिटर। अगला वर्ड है हमारे पास बैड डेब्ट्स। क्या वर्ड है? बैड डेब्ट्स। सर बैड डेब्ट्स क्या होता है? अब सुने, बैड डेब्ट्स क्या होता है? अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल। अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल। सर इसका मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब बताता हूं इसका, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर मैं इसको बोलूं तो इसका मतलब होता है सर, डूबा हुआ पैसा। सर डूबे हुए पैसे, सर कैसे? मुझे राम से 10,000 रुपए लेने हैं। क्या लेने हैं? 10,000 रुपए। राम कह रहा है सर मैं नहीं देता पैसे, आपसे जो होता है आप कर लो, मेरे पास है ही नहीं पैसे। राम जो है कह रहा है मैं नहीं देता आपको 10,000 रुपए। तो सर मेरे तो पैसे डूब गए ना। जो पैसा हमारा डूब जाता है उसे क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ के गया, उसने बोला सर मैं फीस दे दूंगा, मैंने भी विश्वास कर लिया। तो सर बाद में जब फीस की बारी आई तो वो कह रहा सर कौन सी फीस, कैसी फीस, मैंने कोई फीस नहीं देनी आपकी, तो मेरे तो पैसे डूब गए ना। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बैड डेब्ट। तो जब कोई पैसा हमारा डूब जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? बैड डेब्ट। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 13 में। बैड डेब्ट रिकवर्ड। सर यहां नाम से क्लियर हो रहा है, बैड डेब्ट का मतलब क्या होता है? डूबा हुआ पैसा। और रिकवर्ड का मतलब क्या होता है सर? मिलना। क्या होता है? मिलना। मतलब सर डूबा हुआ पैसा मिलना। तो सर इसका मतलब कैसे इसको लिखेंगे? कैसे इसको लिखेंगे? अमाउंट विच इज रिटर्न ऑफ एज बैड अर्लियर। मतलब मैं तो मान कर बैठ गया था कि डूब गए पैसे, पहले मैंने मान लिया था कि डूब गया, नाउ रिकवर्ड। और अब वही डूबे हुए पैसे मुझे वापिस मिल रहे हैं। उसे क्या बोलेंगे? डूबा हुआ पैसा। क्या बोलेंगे? डूबा हुआ पैसा वापिस मिलना। रिकवर्ड मतलब मिलना। खाली बैड डेब्ट्स आए तो डूबा हुआ पैसा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आए तो डूबा हुआ पैसा मिलना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 14 क्या होता है सर? 14 है बैंक ओवर ड्राफ्ट। अब इसका मतलब समझो जरा क्या है? एक्सेस विड्रॉ देन डिपॉजिटेड। एक्सेस विड्रॉ देन डिपॉजिटेड। सर ये बैंक है, ठीक है, ICICI बैंक है। मैंने इस बैंक के अंदर पैसे जमा कराए हैं 10,000।
कितने जमा कराए हैं? 10,000। सर हम इसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं? यस, बैंक तो इसी काम के लिए होते हैं, पैसे जमा करवाने के लिए, लेकिन विड्रॉ जब करे मैंने तो मैंने 13,000 करे। सर ऐसा हो सकता है? यस, अगर आपकी बैंक की या तो गुडविल बहुत अच्छी है, आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, बैंक आपको आपके ऊपर विश्वास करता है, तो अगर आप पुराने कस्टमर हो तो आपको ये फैसिलिटी दे सकते हैं। हालांकि डिपॉजिट कितने थे मेरे? 10, विड्रॉ कितने करे? 13, तो कितने एक्स्ट्रा विड्रॉ करे मैंने? एक्स्ट्रा विड्रॉ देन डिपॉजिट, कितने एक्स्ट्रा विड्रॉ थे मेरे? 3,000। जितने ये एक्स्ट्रा विड्रॉ हैं, जितने, उस एक्स्ट्रा विड्रॉ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक ओवर ड्राफ्ट। मतलब जितने पैसे बैंक में जमा करवाए थे उससे ज्यादा निकाल लेना, दैट इज बैंक ओवर ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? बैंक ओवर ड्राफ्ट। जितने पैसे मैंने बैंक में जमा कराए उससे ज्यादा निकलवाना। ठीक है, एक बार यहां तक के पॉइंट सारे रिव्यू करेंगे। ठीक है, चलिए सर, आज का हमारा पहला पॉइंट क्या था? परचेज रिटर्न। क्या पॉइंट था हमारा आज का सबसे पहला जी? परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न का मतलब परचेज, चलिए तो सर परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? सामान खरीदा लेकिन हमें पसंद नहीं आया, तुमने क्या कर दिया? वापस कर दिया। ठीक है सर। सेल रिटर्न क्या होता है? सर सामान हमने बेचा, कस्टमर को पसंद नहीं आया तो उसने क्या कर दिया? हमें वापस कर दिया, सेल रिटर्न हो गया। सर सेल और परचेज दो तरह से हो सकती हैं, नगद भी और उधार भी। ठीक है सर। डेटर कौन होते हैं? जिससे हमने पैसे लेने हैं। सर क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हमने पैसे देने हैं। सर बैड डेब्ट्स कौन होते हैं? डूबा हुआ पैसा, मैंने पैसा लेना था बट उसने दिया नहीं। बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या होता है? डूबा हुआ पैसा वापिस मिलना। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? सर जितने जमा कराए थे उससे ज्यादा निकलवा लेना, जितने हमने जमा कराए थे उससे ज्यादा निकलवा लेना। ठीक है, चलें सर आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। सर 15 पे जी, 15 पॉइंट हमें मिलेगा एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है? याद रखना, एसेट का मतलब क्या होता है? एनी resources which are owned by the business। सर समझ नहीं आया, सुनो जरा, एक सिंपल सा आपको इसका मतलब बताता हूं। जिस भी चीज पर मेरा हक है, क्या है? मेरा हक है, वो मेरी एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहां पढ़ा रहा हूं, यहां एसी लगा हुआ है, मेरा एसी है, मेरा हक है, मेरी एसेट है। यहाँ कंप्यूटर पड़ा हुआ है, मेरा कंप्यूटर है, मेरा हक है, मेरी एसेट है। मैंने वॉच डाली हुई है, इस पे मेरा हक है, मेरी एसेट है। जिस आईपैड से मैं क्लास बना रहा हूं उस आईपैड पे मेरा हक है, मेरी एसेट है। तो जिस जिस चीज पर आपका हक है ना, बस वो सब आपकी क्या है? एसेट्स हैं। बस इस बात का याद रखना। कभी भी एसेट का पता लगाना हो तो बहुत सिंपल सा है, कोई भी रिसोर्स जिस पर हमारा हक है, जिसके हम मालिक हैं, वो सब क्या है? हमारी एसेट। वो क्या है? सब हमारी एसेट है जी। ठीक है, तो एसेट का मतलब क्या हुआ? कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज जिस पर हमारा हक है वो सब क्या है? हमारी एसेट मानी जाएगी। ठीक है जी, चलिए 16 पे आते हैं। एसेट के बाद आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? एनी रिसोर्सेज which are owned by business to others। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी जो पैसा हमने दूसरों को देना है, जो भी पैसा हमने दूसरों को देना है वो क्या है? हमारी सर लायबिलिटी है। सर लायबिलिटी का मतलब इन एक्चुअल में अगर मैं आपको बोलूं तो देना है मत समझिए आप, इसको अपना और अच्छे से समझो। लायबिलिटीज का मतलब होता है हमारी जिम्मेदारी। क्या होती है? हमारी जिम्मेदारी। सर जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये दो तरह की हो सकती है सर। सर कैसे? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी मतलब क्या? वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दो तरह की हो सकती है, आइदर टू पे मनी, या तो आपको पैसे देने होंगे, और आइदर टू गिव सर्विसेज, तो या तो आप
पैसे दो या फिर आप सर्विस दो। इसमें से एक लायबिलिटी, मतलब इसमें से एक जिम्मेदारी हमारे पास होती ही होती है, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अब आप देखो, स्कूल में आप जाते हो तो स्कूल में आप पढ़ते हो तो आपकी लायबिलिटी क्या है? फीस देना। स्कूल वालों की क्या लायबिलिटी है? आपको सर्विस देना। तो हर बंदा किसी न किसी लायबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। घर में कुछ बच्चों को बोला जाता है कि भैया तूने ये काम करना है, तो ये उसकी क्या है? लायबिलिटी। क्योंकि क्या है इसे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जहां भी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, किसी काम करने का दायित्व आपको मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? हम लायबिलिटीज बोलते हैं। वो दायित्व दो तरह का हो सकता है, या तो पैसे देने होंगे या फिर आपको सर्विस देनी होगी। अब आप मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी लायबिलिटी क्या है? कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊं, टू गिव सर्विसेज। और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि आप मुझे टाइम पर फीस दे दें सर। तो सर, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी दो तरह की हो सकती है, या तो हमें पैसे देने पड़ेंगे या फिर हमें सर्विसेज देनी पड़ेगी। उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज बोलते हैं जी। ठीक है जी, चलिए सर आगे चलते हैं। 17 पॉइंट में आते हैं सर। 17 पॉइंट में चलते हैं। 17 पॉइंट का है जी पॉइंट, वो है डेप्रीसिएशन। डेप्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। सर, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है सर कमी आना, और इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, एसेट की वैल्यू में कमी आना क्या कहलाता है? डेप्रीसिएशन। फॉर एग्जांपल, मैंने जो अपना कंप्यूटर है उसे परचेज किया था ₹40,000 में। क्या वो आज मार्केट में अगर उसे बेचूंगा क्या 40 का बिक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं सर। अगर आज हम उसे मार्केट में बेचते हैं ना, तो वो मार्केट प्राइस मान लो 30,000 का बिकेगा, हालांकि 30 का भी ना बिके शायद। तो सर कितनी कमी आ गई इसमें? 40 की चीज थी, आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 30। तो कितने की कमी आई है? 10। ये जो कमी आई होती है, इस कमी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। कमी को क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। फॉर एग्जांपल सर, मैंने एक फोन खरीदा। जब मैंने वो फोन खरीदा था तो वो फोन 40,000 का था, और आज उस फोन का रेट सिर्फ 25,000 रह गया है। ये आज की वैल्यू है, करंट वैल्यू उसी फोन की। तो सर, इसका मतलब वैल्यू कितनी कम हो गई है? वैल्यू 15,000 कम हुई है, और जो 15,000 कम हुआ इसे क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। तो हर चीज की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। बस ये याद रखना, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि लैंड की वैल्यू 90% केसेस के अंदर इंक्रीज ही होती है। डेप्शन सिर्फ उस चीज पे लगता है जो चीज कभी खत्म हो सकती है। लैंड अनलिमिटेड है, खत्म नहीं होगी, इसलिए डेप्शन नहीं लगता। बाकी कोई भी चीज है, आपसे आपकी प्यारी से प्यारी भी चीज कोई होगी, आपने बहुत अच्छा फोन लिया, कोई 1 लाख रुपीज का फोन लिया, एक दिन ऐसा आएगा जब वो फोन खराब हो चुका होगा, टूटा फूटा पड़ा होगा, प्लास्टिक में बिकेगा, वो खत्म होगा। बट लैंड कभी खत्म नहीं होती, इसलिए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी कभी नहीं आता। तो डेप्शन क्या होता है? एसेट की वैल्यू में कमी आना। ठीक है, ये 17 पॉइंट था हमारा जी। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 का मतलब क्या है जी? अब प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाम से पता लग रहा है, प्री मतलब पहले, पेड मतलब देना, एक्सपेंस जो हम टाइम से पहले ही पे कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब सर, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, वो खर्चा, वो जो हमने टाइम से पहले ही दे दिया है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे घर में एक जो बंदा, मान लो मैं किराए पे रहता हूँ, ठीक है, रेंट पे रहता हूँ, किराए पे रहता हूँ, तो मैंने जो किराया है, रेंट है, वो 2 महीने का पहले ही दे दिया, एडवांस में दे दिया, उसे क्या बोलेंगे? प्रीपेड रेंट। अगर कोई बंदा रेंट एडवांस में दे देगा तो उसे क्या बोलेंगे? प्रीपेड रेंट। आप लोग स्कूल्स में जाते हो, स्कूल की फीस एडवांस में दे देते हो, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रीपेड फीस। टाइम से पहले ही दे देना पैसे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसे यहां पे लिख देता हूं मीनिंग के तौर पे मैं आपको जी, टाइम से पहले पैसे देना, टाइम से पहले पैसे देना, वो पैसे जो हमने टाइम से पहले ही दे दिए उसे क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक बिल्कुल इसका उल्टा भी होता है, उसको चेक करते हैं।
एक्सपायर्ड एक्सपेंस, जिसे ड्यू भी बोलते हैं। अब इसका मतलब समझो क्या है जी। एक्सपेंस विच आर नॉट पेड इवन आफ्टर द ड्यू डेट। सर ये ड्यू डेट क्या होता है? जब आपके घरों में बिजली का बिल आता है, फोन का बिल आता है, पानी का बिल आता है, तो उसके ऊपर एक डेट लिखी होती है कि भैया इस दिन तक जमा करा देना, इस दिन तक जमा करा देना। उस डेट को क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। वो डेट भी चली गई है, आपने पैसे जमा ही नहीं कराए। सर ऊपर वाले में क्या था? प्रीपेड में टाइम से पहले देना। याद रखना है, वर्डिंग स्केच करना। मेरी क्या बोल रहा हूं मैं? अनएक्सपायर्ड मतलब क्या है? वो खर्चा जो टाइम के बाद भी नहीं दिया। मैं ये नहीं बोल रहा टाइम के बाद दे दिया, वर्डिंग स्केच करना। मेरी क्या बोल रहा हूं? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस मतलब क्या? ऐसा खर्चा जो टाइम के बाद भी नहीं दिया। और ड्यू डेट मतलब क्या होता है? जिस दिन हमें पैसे देने होते हैं। वो डेट भी चली गई है बट पैसे दिए नहीं आपने सर। ठीक है जी। तो इसको कैसे लिखेंगे सर? एक्सपेंस जो टाइम के बाद भी नहीं दिए, वो खर्चे जो हमने टाइम के बाद भी नहीं दिए, उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस जो टाइम के बाद भी नहीं दिए, उसे क्या बोलेंगे? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे चलो जी। अगला वर्ड है हमारे पास 20th, ओपनिंग स्टॉक। क्या है? ओपनिंग स्टॉक। अब सुनो जी सर, दो वर्ड हैं, इकट्ठे बताने पड़ेंगे। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ये कल बात मैंने आपको करी भी थी ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में, डेट्स के बारे में आपको याद भी होगा शायद। ओपनिंग क्लोज कौन सा होता है? ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है? स्टॉक लाइंग, LYING, स्टॉक लाइंग ऑन ओपनिंग डेट। जो सामान ओपनिंग डेट पर पड़ा होता है, जो स्टॉक। और सर, और डेट, ओपनिंग डेट कौन सी होती है बताया था कल? 1 जनवरी या फिर 1 अप्रैल। सर जो भी सामान 1 जनवरी या 1 अप्रैल को हमारे पास पड़ा होगा उसे क्या बोलेंगे हम? ओपनिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है? स्टॉक लाइंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक क्लोजिंग डेट पर पड़ा होगा, सॉरी, स्टॉक लाइंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग डेट। सर क्लोजिंग डेट कौन सी होती है? 31 दिसंबर और 31 मार्च। तो जो सामान क्लोजिंग डेट पे होगा वो क्लोजिंग स्टॉक, और जो स्टॉक ओपनिंग डेट पे होगा वो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है सर, स्टॉक का मतलब एक रह गया मेरा। स्टॉक का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। स्टॉक का मतलब होता है गुड्स लाइंग इन बिजनेस। जो भी सामान मेरे बिजनेस के अंदर पड़ा है, जो भी सामान मेरे बिजनेस के अंदर पड़ा, सामान को ही क्या बोलते हैं? गुड्स को ही क्या बोलते हैं? गुड्स कल बताया था मैंने आपको, जिस चीज का हमारा काम होता है। वो जो गुड्स है वो कपड़े हैं, वो फर्नीचर है, वो शूज हैं, वो वही क्या है? गुड्स। अगर वो ओपनिंग डेट को है तो वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, अगर वो क्लोजिंग डेट को है तो क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, एक बार फटाफट से यहाँ तक का रिव्यू कर लेते हैं। हमने 14 तक तो देखा था, अब चेक करते हैं एसेट। एसेट क्या होता है? जिन भी चीजों पर हमारा हक होता है उसे क्या बोलते हैं? एसेट। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ऐसी लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या तो पैसे देने होंगे या फिर सर्विसेज देनी होंगी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एसेट की वैल्यू में कमी आना। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? ऐसा खर्च जो हमें टाइम से पहले ही कर दिया है। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? अच्छा, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस का नाम यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस जो लिखा है, ये अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस नहीं है, इसका नाम लिखें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखें? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका नाम लिखना आउटस्टैंडिंग। ऐसे खर्च जो हमने टाइम के बाद भी नहीं, जिसे क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, चलिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस याद रखना। इसमें ओपनिंग स्टॉक जो 1 जनवरी या 1 अप्रैल को होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो 31 दिसंबर 31 मार्च को होगा, और स्टॉक क्या होता है? जो हमारे शॉप पे जो गुड्स होते हैं उसे, जब वो गुड्स उस कलेक्टिवली इकट्ठा जो गुड्स पड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉक बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है जी। तो इसको सबको अच्छे से नोट कर लेना, जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। और जब व्हाट्सएप पे मैं कुछ पूछता हूँ तो उसका रिप्लाई भी कर दिया करो साथ के साथ। आप लोगों के लिए करता हूँ सारा कुछ, तो अगर रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कुछ यार। ठीक है, तो प्लीज़ वहाँ पे मुझसे बात करें, आप लोगों को ठीक लगेगा और मुझे भी ठीक लगेगा कि कुछ समझ भी रहे हैं बच्चे के नहीं रहे। ठीक है, टिल देन बाय।